उन्होंने तय किया कि इस देश में एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के बाहर चल के भी देश में भी प्रतिस्पर्धा होना चाहिए और लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि और भी विमान कंपनियां इस देश में आ सकें। और उसके बाद दूसरा दौर आया 2003-2004 में, एनडीए की सरकार थी और उस समय देश में जोड़ने की बड़ी बात की गई, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे ग्रामीण सड़क की बात हो, या फिर विमानन क्षेत्र की बात हो, टेलीफोन की बात हो, मोबाइल फोन का बात हो। इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक ऐसा प्रयास किया कि छोटे से छोटे लोग इस देश में, गरीब से गरीब लोग, देहात में बसे लोग इस देश में जुड़ सके। और हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि 1950 से लेकर के 2001 तक इस देश में जो यात्री विमान में उड़ते थे उसकी संख्या 10 मिलियन थी और 2001-2 के बाद से लेकर 2012 तक जो इस देश में यात्री उड़ते हैं उसकी संख्या 60 मिलियन, यानी कि लगभग 600% की वृद्धि हुई। और इस दौरान में आपको स्मरण होगा, अगर मंत्री जी याद करेंगे, कि 2003-4 के बाद दुनिया में इतना बड़ा विमानन क्षेत्र में विस्तार नहीं हुआ था। लगभग 35 से 40% लोग बढ़े थे जो इस विमानन क्षेत्र की यात्रा करते थे, जो देश और दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा परसेंटेज ग्रोथ नहीं हुआ था जो हमने देखा। और सर, मैं इसलिए कि लोग शायद भूल गए होंगे कि एक बड़ा आंदोलन इस देश में शुरू हुआ था 2003-4 के बाद, जिसका लाभ इस देश में आज तक हम देखते आ रहे हैं। और क्योंकि जब अब नागरिक विमानन क्षेत्र की बात होती है और हमारे मंत्री बैठे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि 2003-4 के बाद जो सुधार के कार्य हमने किए हैं और जो ग्रोथ हमने देखा इस देश में, उसमें और सुधार की जो गुंजाइश थी उसको पूरा नहीं किया गया। मैं आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए महोदय बताना चाहूंगा कि 1 वर्ष के भीतर वाजपेयी जी की सरकार में 1 वर्ष के भीतर कितने निर्णय लिए गए जिसका परिणाम आज तक देखने को मिलता है। उस समय पहली बार आज यूडीएफ लगाने की बात हो रही है, टैक्सेस लगाने की बात हो रही है। एक जमाने में एफटीटी और एफटीएफ होता था, आईएटीटी टैक्स होता था, उसको हम लोगों ने हटाया। पहली बार देश के इतिहास में जो एटीएफ की चर्चा होती है, इसके दाम, पेट्रोल, इसके हवाई जहाज के ईंधन के बारे में, पहली बार इस देश के इतिहास में एक्साइज ड्यूटी 16% से 8% घटाया गया, उसे 8% बनाया गया 2004 में। पहली बार देश में जो लैंडिंग चार्जेस थे इंटरनेशनल, उसे घटा करके 12 से 14% किया गया। जो विमान 80 सीट से कम थी उसको डिक्लेयर्ड गुड्स किया गया और उसमें 4% सेल टैक्स किया गया पूरे देश में, जो आज भी लागू है। इसके अलावा इस देश में पहली बार, आपको स्मरण होगा महोदय कि मैं 1990 में विधायक बना बिहार से, और 1990 में जब इंडियन एयरलाइंस की सेवा होती थी और पटना से मैं दिल्ली जब आता था, तो उस समय विमान के यात्रा की कीमत लगभग 6 से 7 हजार रुपया है। आज 2012 में भी हम पटना से दिल्ली 5,000 से 7,000 रुपया में यात्रा कर सकते हैं। और इसका देन 2004 में है, जब हम लोगों ने इस देश में, जिसकी परिभाषा देते हैं लो कॉस्ट कैरियर, हमने इस देश में लॉन्च किया और वो 2004 में हुआ। हम लोग, एनडीए की सरकार वो थी जिसने पहली बार प्रतिस्पर्धा के तहत पर प्राइवेट एयरलाइंस को भी अंतर्राष्ट्रीय जाने की अनुमति दी, ताकि उसी दौर पर लोग विस्तार कर सके और दुनिया में घूम सके। छोटे से छोटे चीज, मोबाइल फोन का उपयोग जहाज उतरने के बाद तब भी, दरवाजा बंद होने के तब भी, और आज भी जब आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल जब यह तय हुआ कि जहाज उतरने के बाद अपना मोबाइल फोन कर सकते हैं, उसमें भी हमारे जैसे लोगों का हाथ रहा। जो 36 नॉन मेट्रो एयरपोर्ट्स का विकास किया जा रहा है, इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी और आज उसका निर्माण कार्य अच्छे तौर पर हो रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने चार्टर पॉलिसी रिवाइज किया था। उस समय 2003 में इस देश में जो चार्टर विमानों की संख्या आती थी वो लगभग 160 थी। आज इस देश में चार्टर, जो इस देश में गोवा में, दिल्ली में जो आती है, उसकी संख्या बढ़कर के लगभग 2600 हो गए। तो कई सारे क्षेत्रों में हमने, और इसमें 2 बड़े और निर्णय हम लोगों ने लिए, और यह था कि दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण करना, उसको प्राइवेटाइज करना। दोज वर द 2 brownfield projects which we had took up, and that was a major decision taken. And thereafter we decided about Shamshabad and Hyderabad, Shamshabad in Hyderabad and Devanali. These were 4 major projects. But sir, when we talk about these projects, we have to get back onto certain facts and figures, how it has been done and what has gone wrong. Because the idea was, किसी भी देश में अगर आप देख ले महोदय कि जो एविएशन का ग्रोथ होता है, अगर सरकार कुछ ना करे, does it government makes no effort, फिर भी लगभग 1.5 गुना होगा। अगर आज हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ लगभग 8% है, तो सरकार अगर कुछ भी ना करे तो 12% अपने आप होगा।
और आज हमारा ग्रोथ जो एविएशन का है लगभग 15-16% है। यह अपने आप में प्रमाणित करता है कि हमारी सरकार की तरफ से जो इनपुट और इंसेंटिव होना चाहिए इस इंडस्ट्री में, जो 2004 के बाद हम लोगों ने शुरुआत की, शायद उसमें कमी आ चुकी है। महोदय, भारत की आबादी लगभग 1.2 बिलियन है। हमारे यहां यात्रियों की संख्या मात्र 60 मिलियन है। चीन में 1.6 बिलियन है, जहां लगभग 300 मिलियन लोग उड़ते हैं। अमेरिका में 350 मिलियन लोग हैं और हर व्यक्ति एक औसत तौर पर 700 मिलियन उड़ते हैं, यानी कि हर व्यक्ति लगभग दुगुना उड़ता है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी आबादी 23 मिलियन है, वहां 46 मिलियन लोग उड़ते हैं। तो यह अपने आप में स्पष्ट करता है कि जैसे, और आज भी अगर विमानों की संख्या देखें, अमेरिका में 50,000 लोगों पर एक विमान है, ऑस्ट्रेलिया में 50,000 लोग पर एक विमान है, चीन में लगभग 1 मिलियन लोगों पर एक विमान है और भारत में लगभग 4 मिलियन लोगों पर एक विमान है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इतने बड़े देश में जो इतना बड़ा बाजार हो सकता है, आज भी हम बहुत पीछे खड़े हैं और कहीं ना कहीं इन सब चीजों की जरूरत है। महोदय, हमारे पास क्योंकि समय कम है, विषय एविएशन क्षेत्र में बहुत सारे विषय हैं, 9 मिनट है, कमी है, लेकिन फिर भी उसको छोटा करने की कोशिश करता हूं। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जो अभी एयरपोर्ट्स हैं, वो लगभग जो ये संचालन कर रहे हैं 125 है और जिसकी पूरी संख्या इस देश में 449 है, जिसमें 11 अंतर्राष्ट्रीय हैं, 81 डोमेस्टिक है और 25 सिविल एन्क्लेव्स हैं। महोदय, हमने बताया कि 2001 में 10 मिलियन लोग उड़ते थे, आज लगभग 60 मिलियन लोग हैं। और हम लोगों ने तय किया, और सचमुच ये हमारा निर्णय था, हमारी सरकार का निर्णय था, वाजपेयी जी का निर्णय था कि हम नए एयरपोर्ट्स का निर्माण करेंगे। लेकिन नए एयरपोर्ट्स का निर्माण किस प्रकार हो, इस बात को तय करने के लिए हम लोग सरकार में नहीं रहे, वो आप आ गए और वामपंथी मित्र आए। और मुझे बड़ा कष्ट होता है कि जब हमारे वामपंथी मित्र इन सब विषयों की चर्चा करते हैं, जिस दौरान ये सब कुछ निर्णय हुआ, सब कुछ तय हुआ, तो आप सरकार के साथी थे। इसलिए जब ये मित्र हमारे कहते हैं कि साहब इसको कैंसिल कर देना चाहिए, इसे हटा देना चाहिए, तो एक बड़ा सवाल उठता है। चाहे एयर इंडिया का मर्जर भी, येचुरी साहब नहीं सुन रहे हैं, ये 2 बड़े निर्णय जिस प्रकार से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 46% रेवेन्यू लेकर के तय किया कि हम इसमें अपनी भागीदारी होगी, प्राइवेट पीपीपी मॉडल पर हो, 2 बड़े निर्णय में इनकी भागीदारी रही है। पता नहीं ये भूल गए हैं या भूल जाना चाहते हैं या इनकी आदत है, लेकिन जब ये दिल्ली एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और जब टेंडर का प्रोसेस हुआ, निविदा आमंत्रित किए गए, तो ये पूरी तौर से सरकार में थे। और 2007 में भी जब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर हुआ, तो ये भी उसके साथ थे। लेकिन मैं आपके विषय पर आ रहा हूं, मंत्री महोदय सुनिए तो सही, क्यों परेशान हो रहे हैं? वो कह रहे हैं विषय से इश्यू तो उसी में आ रहे हैं ना, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कुछ सच्ची बातें जानना चाहिए। बोलो टाइम। और लगभग अब शुरुआती तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट पर इन लोगों ने खर्च किया लगभग 12,800 करोड़ रुपया। हाँ, काम की बात पर चले आएंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और उसके बाद मुंबई में लगभग 9,000 करोड़, और जिसमें, लेकिन यही पूछना चाहूंगा, आज कलकत्ता का एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। हम लोगों ने दिल्ली का निर्माण किया, बहुत अच्छा निर्माण किया, उसमें क्या कमियां हैं वो अगर तकनीकी रूप से देखा जाए, लेकिन लगभग उसी अनुपात का एयरपोर्ट का निर्माण कलकत्ते में हो रहा है, जिसमें मात्र हम 2400 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। और एक तरफ 12,800 करोड़ रुपया जिसकी शुरुआत हुई थी, एक बार हमने शुरू में तय किया था कि लगभग 6,000 करोड़ रुपया, 5,900 खर्च करेंगे, उसको बढ़ा के 8,000 किया गया, उसको बढ़ा करके फिर 12,800 करोड़ किया गया। 12,800 करोड़ में एरा ने कहा कि ये 300 करोड़ रुपया हम काट डालते हैं, उसको 12,500। फिर उन्होंने अपना तर्क दिया कि उसमें एटीसी टावर नहीं था, फलाना नहीं था, ढिमका नहीं था। ये तो बड़ा तथ्य है महोदय कि इसको आखिर किस तरह से ये तय किया गया कि इसके, और उसके साथ साथ जो 2 सहमति दायर की, एक था ओमडा जिसके तहत वो एयरपोर्ट दिया गया, और दूसरा था स्टेट एग्रीमेंट। अब महोदय, सरकार जब निर्णय लेती है तो सरकार, निश्चित रूप से सरकार जब निर्णय लेगी तो सरकार को मान्यता होगा, लेकिन ये कभी भी स्टेट एग्रीमेंट में ये तय नहीं किया गया कि रीजनेबल रिटर्न क्या होगा। हम अगर निवेश करते हैं और तय करते हैं, जो बैंक जिस आधार पर लोन देती है, तो ये तय करती है कि रीजनेबल रिटर्न क्या होगा। और एयरपोर्ट वाले, स्वाभाविक है, अगर हम व्यापारी हैं, हम बिजनेस के लिए आए हैं, तो हम अपनी मांग रखेंगे कि मेरा ये रेवेन्यू इंटरेस्ट इतना होना चाहिए, मेरा इसमें मुझे लाभ इतना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमको इसमें, द गवर्नमेंट डिड नॉट डिसाइड। सर, यस सर। Rudy ji, if you finish in 2 minutes, your colleague will get 3 minutes. Yes, okay, ठीक है सर। Sir, the government decided, the government did not specify what is the reasonable return, और उसको ओपन छोड़ दिया।
उन्होंने कहा कि हमें 24% रिटर्न मिलना चाहिए। फिर बाद में उसे कहा गया कि 14% होगा। फिर एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बनाया गया, सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया। उस इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट ने कहा कि ठीक है, उसने एक पत्र लगाकर एरा को भेजा और एरा ने कहा कि इसको 16%। आज भी जो सहमति बनी है उसमें एरा ने यह कहा है कि साहब इसकी सहमति तो मैं दे रहा हूं, लेकिन इसका ऑडिट मैं स्वयं कराऊंगा। तो स्वाभाविक तौर से सरकार के जिस प्रकार से सरकार ने ये सभी निर्णय लिए, कहीं ना कहीं कोई भी उद्योगपति अगर आएगा, निवेश करने आएगा, वो तो अपने प्रॉफिट के लिए आएगा ही, क्योंकि आज कहा जा रहा है कि उसमें बड़े लॉसेज हैं, उसकी उपयोगिता पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसमें सरकार ही बता सकेगी कि आखिर वो परिस्थिति क्या थी कि जिसमें इस प्रकार का। अब उसमें बड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, सिंगल टिल, डबल टिल। सर, जिस एयरपोर्ट के मॉडर्नाइजेशन की बात हम लोगों ने शुरुआत की, उसका बेसिक फंडामेंटल क्या था? when the NDA government decided to privatize the airports, what was the fundamental in it? The fundamental was that the Airport Authority of India, which was running the airports for last 55 years, ये जो नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू होते हैं, जो गैर विमानन क्षेत्र का रेवेन्यू होता है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। और in order to have the full potential of the non-aeronautical revenue, it is essential that we bring in the model of privatization so that the best aeronautical revenue is received. What we do here, sir? We come back and sign an agreement where we say that of the non-aeronautical revenue, जो 100% पैसा जाना चाहिए पूरे एक खाते में, उसको हम लोगों ने तय करके कह दिया कि ये नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू का मात्र 30% ही पूरे खाते में जाएगा। एंड दैट इज हाउ द सिस्टम ऑफ डबल टिल केम, कि एक खाते में एक पैसा जमा करो और दूसरे खाते में दूसरा पैसा जमा करो। स्वाभाविक तौर से जिस दिन सरकार ने यह निर्णय किया, वो भी निर्णय कि सरकार 46% रेवेन्यू सीधा एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे देगी, वो भी पता नहीं किस प्रकार से किया गया। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी को जितनी कमाई एयरपोर्ट चला के नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा कमाई बिना एयरपोर्ट चलाए होने लगा। तो स्वाभाविक तौर से वो भी पैसा लेना चाहेंगे। और जब कोई भी उद्योगपति पैसा लगाकर अपने पूरा पैसा वापस नहीं ले पाएगा, तो स्वाभाविक तौर से कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। तो ये एक बड़ा सवाल होता है कि ये जो डबल टिल करके जिस प्रकार से ये तय किया गया कि इसे, और उसके साथ साथ कई सारे अब दिल्ली के आसपास, क्योंकि इसकी कैपेसिटी लगभग 60 मिलियन तक जाना, अभी हमने 37 मिलियन। बट आउट ऑफ दिस लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड वी सेड दैट टेक 250 acres, exploit it. Sir, the very fundamental of aviation's success is if we can make the whole product cheap. आज जिस प्रकार से अगर आज आप the latest escalation which has come into existence between Delhi, Mumbai and Delhi, पहले आने वाले पैसेंजर को, उतरने वाले पैसेंजर को पैसा नहीं लगता था, सिर्फ जाने वाले को लगता था। अब एक प्रस्ताव के तहत He wants 2 minutes. नहीं, he's okay, sir. और आने वाले आज जो एस्केलेशन इट इज 346%, यानी कि दिल्ली मुंबई दिल्ली की यात्रा करने वाला यात्री, उसे आज 1800 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा इस निर्णय के बाद। यानी कि हवाई जहाज की कंपनियों को एक तरफ घाटे में चल रही है या घाटे में नहीं भी चल रही है, लेकिन जिस प्रकार से वो आप जो कीमत है, और इस देश में जो उद्देश्य था इस एयरपोर्ट के निर्माण का कि यात्रियों की सुविधाएं बढ़े, यात्रियों का जो दाम और किराया है वो कम हो, और निश्चित रूप से आवागमन की सुविधा हो। महोदय, द बेसिक फंडामेंटल्स which were achieved in 2004 after the reforms which was initiated in the India government has been completely lost. The government has completely lost the track, and we with great pride we can say that we were the people who started this revolution of aviation in this country, which has completely been lost in the track. And that is one of the points, but there are many more features, sir, which we cannot take it up in such a short while. But it's a matter of concern. अगर हम चाहते हैं कि पैसेंजर्स का ग्रोथ हो, एयरक्राफ्ट का ग्रोथ हो, कर्मचारी बढ़े, जिस प्रकार से एयरलाइंस में हमारे ही लड़के, सर प्राइवेट एयरलाइंस के बारे में जो चर्चा की जाती है, तो वहां भी हमारे ही बच्चे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो देश के खिलाफ है। वी शुड सी अ पॉलिसी, बिकॉज सर एयर इंडिया स्टैंड्स एज अ लीड, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट, बट अनफॉर्चुनेटली सर we cannot keep on harping on that issue, sir. This is a time when the country is going through a crisis as far as civil aviation is concerned, including the crisis which has emerged out of Air India's. I think on that subject in Parliament we will expect a reply from the minister, which has not come as far as Air India is concerned. There are many issues in this sector which we would like to hear, but unfortunately, the most unfortunate part is, despite that issue of civil aviation which we need to discuss at large, being listed in this house has not been discussed, is a very sad state. But having said that, I still would feel that the minister would respond on some of the issues which I have raised. Thank you.